नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। यदि आप भी किसी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़े हैं, यदि शिक्षक पात्रता परीक्षा देते हैं, तो मैं यहाँ पर आज आपके लिए बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर 2 जो 2011 में हुए थे, उसके सामाजिक विज्ञान का हल प्रश्न पत्र आपके बीच लेकर के उपस्थित हूं। तो मित्रों, यदि आप किसी भी राज्य की परीक्षा देते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा देते हैं, तो आप जितने भी राज्य हैं उन सभी के राज्यों में हुए परीक्षाओं का हल प्रश्न पत्र यदि आप बना लेते हैं तो आपके 60 to 70% मार्क्स अवश्य ही आ जाते हैं। तो मैं इसी तरह से आपके लिए हर राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का हल आपके बीच लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या कुछ आया है आपके लिए। देखिए, प्रश्न पूछा गया है, भारत में परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है, कहां से किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। श्रीहरिकोटा से, पोखरण में, चांदीपुर में, ट्राम्बे में। ये आपको बताना है कि भारत में जो परमाणु परीक्षण किया जाता है वो कहां से किया गया था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत में जो परमाणु परीक्षण किया गया था वो आपका जो किया गया है वो पोखरण में किया गया है। कहां पे किया गया फ्रेंड्स? पोखरण में, क्योंकि परमाणु परीक्षण का जो केंद्र आपका यहाँ पे जो भारत का माना गया है वो आपका माना गया है पोखरण। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट ये क्वेश्चन था जो आपका पार्ट 6 है। अब आते हैं फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्या कुछ आता है उसमें। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, सर्च इंजन क्या है। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है कि सर्च इंजन क्या है। ये आपका बीटेड 2011 का प्रश्न है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। तो अब बताइएगा सर्च इंजन क्या है। तो अभी आप जानते हैं लेटेस्ट में हम लोग जितना भी सर्च करते हैं वो जो है आपको किसके माध्यम से सर्च होता है, तो आपके मोबाइल से होता है, इंटरनेट से होता है। तो सर्च मतलब खोजी इंजन क्या है। तो सर्च इंजन यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि वो आपके जो सर्च आप करते हैं वो आप इंटरनेट के जरिए करते हैं। वो सर्च इंजन जो है वो इंटरनेट का होता है। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन में क्या कुछ दिया गया है आपका। फर्स्ट है इंटरनेट खोजी, सेकेंड है खोजी वाहन, थर्ड है खोजी मीटर और लास्ट है इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, आप बताएंगे सर्च इंजन क्या है। तो सर्च इंजन जो है हम लोग किसको कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं। इंटरनेट को जो होता है हम लोग सर्च इंजन मानते हैं, जिसमें हम लोग गूगल सर्च में जाकर के करते हैं, वो इंटरनेट से काम करता है। तो आपका इंटरनेट को यहाँ पर सर्च इंजन कहा जाता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे सेकंड नंबर प्रश्न को देखा कि सर्च इंजन क्या है। तो इंटरनेट खोजी को सर्च इंजन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर लेकर के आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे कि चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां है। तो फ्रेंड्स, आप जानते होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग जो है वो क्या करती है कि भारत में जितने राज्य हैं उनके सभी विधायकों का चुनाव, सभी राज्यों में का चुनाव जो है वो यहां पर करवाती है। यहाँ पे भारत निर्वाचन आयोग का यह काम दिया गया है कि वो निर्वाचन से संबंधित सारे कार्यों का दायित्व निर्वाह करती है। तो इसका मुख्यालय होता है फ्रेंड्स, जहां से जिस समय चुनाव होते हैं उसके कंट्रोलिंग होते हैं, उसके नियम होते हैं, उनके आदेश का पालन किया जाता है। आप अवहेलना नहीं कर सकते हैं। तो वही पूछा जा रहा है आपका कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत निर्वाचन आयोग, या जिसको हम लोग कहते हैं निर्वाचन आयोग, का मुख्यालय आपका कहाँ है, जो चुनाव आयोग आपको कहलाता है। तो आपसे बताना है यहाँ पे मुंबई में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है। यानी चुनाव आयोग जो है उसका मुख्यालय कहां है। तो आप यहां पे जानेंगे चुनाव आयोग जो है उसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। फ्रेंड्स, कहां पर स्थित है? दिल्ली में। अब चलते हैं इसमें ऑप्शन में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, जो कि गलत है। सेकेंड ऑप्शन दिल्ली आपका सही हो गया। थर्ड ऑप्शन था चेन्नई, जो कि गलत है। फोर्थ ऑप्शन था कोलकाता। यानी चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां है? तो चुनाव आयोग का मुख्यालय आपका दिल्ली में स्थित है, जो कि आपको बिहार टेट 2011 में पूछा गया था। तो आइए अब देखेंगे आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या बिहार में और आया हुआ प्रश्न है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कौन सी संस्था जो है बैंकों के कामकाज पर नियंत्रण रखती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे यहां से पूछा जा रहा है कि कौन सी संस्था बैंकों के कामकाज पर नियंत्रण रखती है। ये बीटेड 2011 का प्रश्न है आपका। फर्स्ट ऑप्शन है रिजर्व बैंक, सेकेंड ऑप्शन है सीबीआई, थर्ड ऑप्शन है सरकार और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो मित्र, यहां पर बहुत बार होता है कि इनमें से सभी आप देखते हैं तो लगभग आपको लगता है कि इनमें से सभी वाला ही सही होगा, आप मार देते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए जिससे आपको पता चले कि इसमें सही आंसर होगा कौन सा।
तो यहाँ पे आपसे पूछा कौन सी संस्था बैंकों के कामकाज पर नियंत्रण रखती है। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आपके कि जो बैंकों पर कंट्रोल रखती है, जो बैंकों के नियम कानून और उनके विधिवत जो संचालन करती है, वो आपका जो नियंत्रण रेखा दिया गया है, कंट्रोलिंग पावर जो दिया गया है, वो आपको आरबीआई को दिया गया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति के तहत ही जो है सभी बैंकों को काम करने पड़ते हैं। यानी ये जो आपको दिया गया है ये किसके अधीन, किसके नियंत्रण में काम करता है, तो रिजर्व बैंक के अधीन काम करता है, यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो जितने भी बैंकों है, उस जितने भी बैंक है आपके, उसके नियंत्रण में रखती है, उसको नियंत्रण में रखती है, कामकाज का, उसके संचालन का। वो संशोधन सिर्फ जो होती है वो सरकार कर सकती है, जैसे विलय करना है, किसी को अति करना, लेकिन नियंत्रण जो है अपने कैपेसिटी के अंदर, कंट्रोलिंग पावर के अंदर वो जो रखती है वो आपका आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा है जो अब क्या करती है, तो बैंकों के कामकाज पर नियंत्रण रखती है। तो चलिए इसमें आप फर्स्ट ऑप्शन ही आपको देख रहे हैं मिला हुआ है रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो आपको क्या करती है, यहां पर है आपको विभिन्न संस्था, जो भी बैंक के विभिन्न संस्थाएं हैं उनके कामकाज पर नियंत्रण रखती है, वो है आपका रिजर्व बैंक। तो इस तरह से आपने यहाँ पे देखा कि कौन सी संस्था नियंत्रण में रखते हैं बैंकों को, तो रिजर्व बैंक रखती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न लेकर के आते। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए दिया हुआ यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है। ऑप्शन है आपके पास मखाना, मक्का, जूट, कपास, ठीक है। व्यापारिक फसल या व्यवसायिक फसल उसी को कहते हैं। आइए यहाँ पे आपको मैं कुछ बता दूं थोड़ा सा, जैसे फ्रेंड्स आप जो है यहाँ पे भूगोल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फसलों के बारे में आप जानकारी लेते हैं। खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, व्यवसायिक फसल जिसको व्यापारिक फसल कहते हैं, उसी तरह रोपण फसल। तो विभिन्न प्रकार के फसलों का आप यहाँ पे तैयारी करते हैं, जानते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसके सभी ट्रिक्स को, जैसे खरीफ फसल में कौन कौन फसल आएंगे, किस महीने में, उसके ट्रिक्स को, सारे ट्रिक्स को मैं आपको यहाँ पे दे दिया हूं। लेकिन ये प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत तो मैं आपको बता दूं कि व्यवसायिक फसल या व्यापारिक फसल वैसे फसल को श्रेणी में रखा जाता है जिससे कि बहुत अधिक हमें ज्यादा आय प्राप्त होती है। मतलब जिस चीज को बेचने पर बहुत ज्यादा व्यवसाय से हमें प्राप्त होती है तो उसको हम लोग व्यवसायिक फसल के अंतर्गत, व्यापारिक फसल के अंतर्गत रखते हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए मैंने एक ट्रिक बनाया था, यहाँ पे देखिए एक नाम है ट्रिक का, रेशम जूड़ा कस। यहाँ पे ट्रिक है रेशम जूड़ा कस। तो जिसमें हो जाता है रेशम हो गया, मखाना हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया। यानी रेशम है, म से मखाना है, जुड़ा से जू से जूट है और कस से कपास है। तो ये सारे चीजों आप देख रहे हैं, ये सब जो है आपको व्यवसायिक फसल है या व्यापारिक फसल है, जिसके कारण जो है आपको यहाँ पर जो होता है कि रेशम जुड़ा कसम में ये व्यवसायिक फसल है जिससे बहुत अधिक आय की प्राप्ति हमें होती है। बाकी व्यवसायिक फसल इसमें नहीं है। तो देखिए इसमें मखाना भी व्यापारिक फसल है, जूट भी व्यापारिक फसल है, कपास भी व्यापारिक फसल है। एक बच गया मक्का, यानी मक्का जो है फ्रेंड्स वो आपको व्यापारिक फसल नहीं है। तो व्यापारिक फसल या व्यवसायिक फसल के लिए आप एक याद रख लीजिएगा, ये व्यवसायिक फसल का ट्रिक्स भी मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। उसका नाम है रेशम जूड़ा कस। तो रेशम, मखाना, जूट और कपास, ये सब क्या चीज है फ्रेंड्स, ये सब आपके जो है व्यवसायिक फसल है या व्यापारिक फसल है। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है आप देखेंगे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए है, गरीब रथ क्या है। आपसे पूछा गया है गरीब रथ क्या है। पहला ऑप्शन है दूल्हा गाड़ी, दूसरा ऑप्शन है गरीबों की गाड़ी, तीसरा ऑप्शन है यात्री गाड़ी और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। कंफ्यूज नहीं होइएगा मेरे मित्र, इनमें से सभी हर समय नहीं मारना है आपको, ना तो ज्यादातर लोग इनमें से सभी मार देते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, यदि आप रेलवे से सफर करते हैं, ट्रेन से सफर करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि गरीब रथ जो है एक ट्रेन है, एक यात्री गाड़ी है जो रेलवे से संबंधित है, जो आपको है कि यहाँ पे कम रियायत पर लोगों को ले जाने की उसमें सुविधा है, जो आपका यहाँ पे दिल्ली तक जाती है। तो गरीब रथ जो है एक यात्री गाड़ी है, ट्रेन गाड़ी है, उसमें पैसेंजर लोग आते जाते हैं, जो कम रियायत पर, कम खर्च पर उसमें आने जाने की सुविधा दी गई थी, इसलिए इसका नाम गरीब रथ रखा गया है। तो गरीब रथ क्या है, तो एक यात्री गाड़ी है, एक ट्रेन गाड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आपसे यहाँ पर क्या पूछा, दुल्हा गाड़ी नहीं है, गरीबों की गाड़ी यह भी नहीं है, यात्री गाड़ी है। ठीक है, यात्री गाड़ी है जो कि कम रियायत पर, कम कीमत पर, कम टिकट के भाड़े पर लोगों को पहुंचाया जाता है। और एक है ऑप्शन इनमें से सभी, तो ये भी नहीं हो गया। यानी गरीब रथ जो है एक ट्रेन है जिससे
कि कम रियायत पर कम टिकट के मूल्य पर आपको दिल्ली तक का सफर कराया जाता है, वहां तक पहुंचाया जाता है आपको। तो ये है गरीब रथ, एक ट्रेन गाड़ी है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? यानी आपको पूछा जा रहा है कि भारत में यदि सबसे अधिक लंबा प्लेटफॉर्म है तो वो किस स्थान पर है, कहां पर है, कहां स्थित है, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। पटना है, सोनपुर है, दिल्ली है, खड़गपुर है। ये आपका बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का है वो प्रश्न है जो आप सोल्व कर रहे हैं। तो आप बताइए, पटना है, सोनपुर है, दिल्ली है, खड़गपुर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसके बारे में कुछ बता दूं। जो आपका जो भारत का है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो आपका कहाँ है? तो वो आपका जो है खड़गपुर में है, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यानी खड़गपुर पश्चिम बंगाल में है और वहां पर भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है, जो कि देखने लायक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही साफ सुथरे प्लेटफॉर्म है। तो आपको अब ये पता हो गया होगा कि भारत में अगर सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है कहीं तो वो है आपका खड़गपुर, जहां के विभिन्न राज्यों की ट्रेनें यहां पर मिलती है, वो आपका खड़गपुर में है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका पटना है, तो पटना नहीं होगा, सोनपुर नहीं है, दिल्ली नहीं है, खड़गपुर आपके ऑप्शन इसमें मिल रहे हैं। इसलिए भारत का सबसे लंबा अगर रेलवे प्लेटफॉर्म कहीं पर स्थित है तो वो खड़गपुर में है। ये खड़गपुर कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं। तो इस तरह से आपने इस प्रश्न का उत्तर जाने आप। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या आया है। आप नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? इसका मतलब है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि अलग होगा, वो तीनों से अलग होगा। वो आप अपने विवेक के आधार पर यहाँ पर डिस्कस करना है कि आप किसके आधार पर इसको भिन्न बता रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, पहला ऑप्शन है सागर, दूसरा ऑप्शन है झील, तीसरा ऑप्शन है नदी और चौथा ऑप्शन है तालाब। फ्रेंड्स, मैं यहां पे बता दूं कि सागर जो है वहां पर पानियों का भंडारण है, पानियों का असंख्य भंडार है, असीमित भंडार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। कितना गहराई है इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे झील आप देख रहे हैं, नदी देख रहे हैं, तालाब देख रहे हैं, ये सब जो है इस तरह की बात इसमें प्रदर्शित नहीं होती है। मतलब ये तीनों जो है आपका सागर से अलग है। यानी नदी में भी तालाब का कोई पानी जो है उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है, वो सूख भी जाते हैं। तालाब में भी उसी तरह पानी की कमी रहती है। झील में भी पानी बहुत ज्यादा नहीं होता, यानी उतना नहीं होता है जितने सागर में, समुद्र में होते हैं। तो यहाँ पर पानी की मात्रा के आधार पर यदि हम अलग करते हैं तो सागर सबसे अलग है, बाकी ये तीनों उससे अलग है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि सागर या समुद्र है उसमें क्या होता है, आपका नमकीन या खारा पानी होता है। ये सब में आपका खारा पानी बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर अगर उस स्तर से आप देखेंगे तो आपका सबसे अलग ऑप्शन जो होता है फ्रेंड्स, वो आपके यहाँ पे होते हैं सागर। यानी अगर इसका सही ऑप्शन माना जाएगा जो अन्य से भिन्न है, सबसे अलग है चारों में, वो है फ्रेंड्स आपका सागर। तो इस तरह से आपने यहाँ पे देखा कि इस ऑप्शन के अंतर्गत कौन सा भिन्न है, कौन सबसे अलग है, तो वो आपका हो जाता है सागर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि हमारा जो बिहार राज्य है उसमें केला का उत्पादन के लिए कौन सा जो उसका जिला है वो फेमस है। यानी बिहार का कौन सा जिला है, कौन सा क्षेत्र है, कौन सा एरिया है जो आपको केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए इसमें ऑप्शन देखिए, भागलपुर, मुंगेर, पटना, हाजीपुर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बता दें तो पटना से जस्ट जैसे ही आप पटना पुल, महात्मा गांधी सेतु पटना पुल पार करते हैं तो यदि आपको केला खाने का बहुत ही शौक है, आप केला खाना चाहते हैं, तो सस्ता केला खाने के लिए जस्ट उसके सटे एरिया जो होता है वो हाजीपुर है, उसके बाद मुजफ्फरपुर है। यानी हाजीपुर जो है आपका केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, जो गंगा का नजदीकी एरिया, जिसमें आपको सिर्फ चारों तरफ केला ही केला दिखता है। तो वो कौन सा एरिया है आप अब समझ गए होंगे, वो एरिया है पटना से सटे एरिया हाजीपुर, जो आपको बिहार राज्य में केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और सबसे अधिक केला का उत्पादन वहां होता है बिहार राज्य के अंतर्गत। और उसके बाद क्या है कि वहां सबसे सस्ता केला भी पाया जाता है। तो इस तरह से बिहार राज्य का कौन सा एरिया है जो केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वो है हाजीपुर। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला भागलपुर नहीं होगा, दूसरा मुंगेर नहीं होगा, तीसरा पटना नहीं होगा, चौथा हाजीपुर। ये आपके सही ऑप्शन है। तो इस तरह से आपने देखा कि बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन है, तो वो आपका है फ्रेंड्स हाजीपुर। ये आपके एग्जाम में आए हुए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल के आ रहा है
कि विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है कि विष्णुपद मंदिर जो है कहाँ स्थित है। यह बिहार टेट का प्रश्न है, इससे लगभग बिहार से क्वेश्चन आपसे कुछ कुछ पूछा जाता है। तो विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है दैनापुर, तीसरा ऑप्शन है जमुई और चौथा आंसर है गया। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स यहाँ पर कि विष्णुपद मंदिर जो है वो आपको गया में स्थित है, जो कि प्रसिद्ध मंदिर है आपका विष्णुपद मंदिर। ये लगभग आप लोग सभी जानते होंगे। तो यहाँ पे पूछा गया था कि विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको बता दूं मैं यहाँ पर कि विष्णुपद मंदिर जो है वो गया में स्थित है और इसका ऑप्शन जो है वो डी नंबर आपके ऑप्शन सही है। तो इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न आते देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है अजय नदी को, सेकेंड ऑप्शन है बागमती नदी को, थर्ड ऑप्शन है सी नदी को और नेक्स्ट ऑप्शन डी जो है वो कोसी नदी को। तो फ्रेंड्स, आप लोग यदि बिहार से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं या अन्य किसी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप जान जाइए शोक मतलब क्या होता है। शोक का मतलब होता है कि कुछ नदियां ऐसी है जो किसी राज्य से जुड़ी हुई है और वो प्रत्येक वर्ष वहां पर उस जगह पर विनाश करती है, यानी नदियों के कारण लोगों के घर उजड़ जाते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, किसी के परिवार बेघर हो जाते हैं। तो उस नदी को हम लोग शोक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी नदी है जो बिहार का शोक। ठीक है, तो बिहार में मैं आपको बता दूं कोसी नदी ऐसी है जो हर वर्ष जो होती है बाढ़ के कारण, वहां पे बाढ़ जो गंगा नदी का आती है तो वहां पे क्या होता है कि कोसी नदी को यहाँ पे जो है कि विभिन्न क्षेत्रों से जो पानी आती है उसके कारण भयावह बाढ़ आती है और उस बाढ़ के कारण बिहार में जो होता है बहुत अधिक तबाही हलचल मचती है, लोग बेघर हो जाते हैं, बहुत के घर उजड़ जाते हैं, बहुत के परिवार बिछड़ जाते हैं। इस कारण से इस नदी को वहां का शोक कहा जाता है। इसलिए बिहार का शोक अगर किसी नदी को कहा गया है तो वो नदी है आपका फ्रेंड्स कोसी नदी, यानी कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। शोक क्यों कहा जाता है, बिहार का शोक क्यों कहा जाता है कोसी नदी को, मैंने आपको ये भी बता दिया, क्योंकि उस नदी के कारण वहां पर हर वर्ष बाढ़ आती है। बाढ़ आने के कारण वहां पे क्या होते हैं कि चारों तरफ से लोग मर जाते हैं, कुछ लोग घर से बेघर हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं, तो इस कारण से उसको शोक के नाम से जानते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। अजय नदी नहीं होगा, बागमती नदी नहीं होगा, सोन नदी नहीं होगा, ये देखिए कोसी नदी, आपका कोसी नदी जो है उसको बिहार का शोक के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं आपको इस चैनल पर हमेशा जो होता हूं विभिन्न राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा और उसके अंतर्गत यहाँ पर जीके ट्रिक्स और रीजनिंग मैथ का भी प्रश्न लेकर के आपके बीच में उपस्थित होते रहता हूं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को एक बार अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।